नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कबूल कर रहे हैं कि ये उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। एक तरफ वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवरों के आगे सरेंडर करते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ रूस को चीन से मिलते सपोर्ट ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की खबर आ रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मायूस हुए ट्रंप, पुतिन से बातचीत नहीं हुई कामयाब, तो अब जिनपिंग से ट्रंप करेंगे मुलाकात। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान पर टैरिफ को लेकर अमेरिका की खुली पोल। मस्क के एक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड से उठाया पर्दा। पीटर नवारो ने बताया प्रोपेगेंडा। एक और मुस्लिम देश ने इजरायल को दी धमकी। भारत की भी ईरान से बढ़ रही करीबी, अलग थलग पड़ रहा इजरायल। गजा में इजरायल का अभियान तेज। सेना ने फलस्तीनियों को गजा सिटी छोड़ने की दी चेतावनी। फलस्तीन के समर्थन में लंदन में सड़कों पर उतरे लोग। और चलते चलते में देखेंगे साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को कितने रंगों में दिखाई देता है चांद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जापान की राजनीति में भूचाल। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे इशिबा शिगेरू। घरेलू राजनीति में कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं पीएम इशिबा। दक्षिण कोरिया के 300 कर्मचारी अमेरिका में किए गए डिटेन। ह्युंडई मोटर में करते थे काम। वीजा उल्लंघन और अवैध रूप से काम करने के आरोपों के चलते की गई कार्रवाई। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन की बढ़ सकती है मुश्किलें। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है उर्सुला वॉन। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा बन गई है एक गंभीर समस्या। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने जताई चिंता, कहा इस पर अंकुश लगाना जरूरी। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मायूस दिखाई दे रहे हैं। पहले तक तो उनका कहना था कि वो इस जंग को खत्म करवा देंगे। ये उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इस जंग को रुकवाने की उनकी कोशिशें फेल होती जा रही हैं, उल्टा चीन की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अमेरिका ही सवालों में घिरता जा रहा है। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि चीन भारत की तुलना में कहीं ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित तेल टैंकरों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तेल के अलावा गैस और दूसरे सामान भी चीन रूस से ले रहा है। और जिनपिंग ने तो यहां तक कह दिया है कि वो रूस को हथियार भी दे रहे हैं और हथियारों की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने भी जा रहे हैं। जिनपिंग की तरफ से अमेरिका को खुली चुनौती दी जा रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पर टैरिफ लगाने की जगह चीन के राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पर जिनपिंग भी ट्रंप से मिलने को अब तक तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के न्योते को जिनपिंग कबूल कर सकते हैं। पर जिनपिंग अमेरिका नहीं जाएंगे, बल्कि ट्रंप को ही मिलने के लिए आना पड़ेगा। यानी ट्रंप जो अमेरिका को महान बनाने का दावा कर रहे थे, उन्हें अब सच्चाई का एहसास हो रहा है कि अमेरिका की दादागिरी अब दुनिया पर चलने वाली नहीं है। यहां तक कि अब तो वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवाना भी मुश्किल बताने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीनों से हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। हमने 7 युद्ध रोके। जिस युद्ध को मैंने शायद सबसे आसान समझा था, वो सबसे कठिन निकला, रूस और यूक्रेन का युद्ध। मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण ये सबसे आसान होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये शायद सबसे कठिन साबित हुआ। यानी अब ट्रंप ने खुद ये बात कबूल कर ली कि इस युद्ध को खत्म करवाना उनके लिए भी बेहद मुश्किल है। वो रूस पर युद्ध खत्म करने के लिए जितना दबाव डाल रहे हैं, रूस के हमले यूक्रेन पर उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने अब तक शहर के केंद्र में सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से परहेज किया है, लेकिन बीती रात बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद कीव के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स भवन की छत से धुएं का गुबार उठते देखा गया, जो उसकी बढ़ती आक्रामकता के सबूत के रूप में देखे जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस बात की जानकारी दी कि रूस ने सितंबर के पहले 6 दिनों में ही यूक्रेन के खिलाफ 1300 से ज्यादा हमलावर यूएवी ड्रोन और लगभग 900 गाइडेड हवाई बमों के साथ ही अलग अलग तरह की 50 मिसाइलें दागी हैं, जो चल रहे संघर्ष में एक बड़ी बढ़ोतरी का संकेत है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम को लेकर पुतिन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप के कहने पर पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए सहमति तो जताई ही थी, साथ ही ये शर्त भी रख दी कि ये बैठक मॉस्को में होगी, जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं एक आतंकी की राजधानी नहीं जा सकता,
क्योंकि यूक्रेन पर हर दिन हमले हो रहे हैं, पुतिन कीव आ सकते हैं। ऐसे में युद्ध विराम की यह कोशिश भी नाकाम साबित हो गई है, जिसके बाद अब अमेरिका कुछ पश्चिमी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के तहत करीब 10,000 यूरोपीय सैनिकों को यूक्रेन भेजा जा सकता है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक रूस का वैध लक्ष्य होगा, जिसके बाद इस क्षेत्र में जंग और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की खुली पोल की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने अब तक हिंदुस्तान पर 50% का टैरिफ लगाया है और लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार कम नहीं किया तो वो और भी प्रतिबंध लगाएंगे। उनका आरोप है कि भारत रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में फंड कर रहा है, लेकिन अब उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो जो बार बार भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। नवारो भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमाने और अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ट्रंप के सहयोगी रह चुके एलन मस्क के एक्स ने ही उनके पोस्ट को बार बार फैक्ट चेक कर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड उजागर कर दिया है। नवारो के दावों को लेकर एक्स की तरफ से एक पोस्ट में लिखा गया कि भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है, ना कि सिर्फ मुनाफे के लिए। यह खरीद अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और दूसरी चीजें खरीदता है। भारत पर प्रतिबंध अमेरिकी प्रशासन का दोहरा रवैया दिखाता है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अमेरिका की काफी किरकिरी हो रही है। इससे पहले भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से व्यापार पर चेताया था, तब उनसे रूस के साथ अमेरिकी व्यापार को लेकर सवाल किया गया था, जिसे उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार जब एक्स ने अमेरिका का सच दुनिया के सामने ला दिया तो अमेरिका उसे नकार रहा है। पीटर नवारो ने इस पोस्ट को लेकर एलन मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि मस्क लोगों के पोस्ट में प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नोट पूरी तरह बकवास है। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है। नवारो ने एलन मस्क पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। आप जानते हैं कि मस्क पहले ट्रंप सरकार में डॉज विभाग के प्रमुख थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों पर असहमति के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब से ही दोनों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। ऐसे में रूस अमेरिका को लेकर आए इस एक्स पोस्ट ने अमेरिका पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब अगली खबर में बात होगी ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव की। तो एक बात तो तय मानी जा रही है कि ईरान और इजरायल के बीच जो सीज फायर चल रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जंग की शुरुआत कौन करेगा, चर्चा इस बात की हो रही है। ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जंग हो तो इजरायल को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। वैसे भी ट्रंप की नीतियों के चलते दुनिया के तमाम देश अमेरिका से नाराज हैं। ऐसे में ईरान की सक्रियता बढ़ गई है। तमाम देशों से ईरान अपनी करीबी बढ़ा रहा है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी से बात की है। दोनों ने भारत और ईरान के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। भारत की तरफ से लगातार यह कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। भारत का मानना है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार है और यही बात ईरान की तरफ से भी कही जा रही है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। ईरान सिर्फ भारत से ही संबंध मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की से भी संबंध मजबूत कर रहा है। यहां तक कि सऊदी अरब से भी अब ईरान ने मजबूत संबंध बना लिए हैं और यही कारण है कि अब मुस्लिम देश इजरायल को धमकाने लगे हैं। आमतौर पर इजरायल के खिलाफ सिर्फ ईरान के बयान आते थे, लेकिन अब कई मुस्लिम देश इजरायल की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वेस्ट बैंक पर अगर इजरायल ने कब्जा किया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। खाड़ी में स्थिति को सामान्य बनाने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी इसी तरह का ऐलान कर चुके हैं। खाड़ी देशों ने अब्राहम समझौते से बाहर निकलने की चेतावनी भी दी है। UAE सितंबर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला देश था। UAE और बहरीन के साथ अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत हुई। इस समझौते से UAE और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य हुए थे। बाद में इसमें कई और देश शामिल हुए, लेकिन अब इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों में गुस्सा दिख रहा है और ईरान सभी देशों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा हुआ है।
और अब अगली खबर में बात होगी गजा की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ने गजा पर पूर्ण कब्जे के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है, जिसके लिए भारी संख्या में इजरायली सेना गजा में तैनात की गई है। हालांकि पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो आवाज उठी रही है। इसका विरोध खुद इजराइल की जनता भी कर रही है। इसके बावजूद वो अपने इस अभियान को तेज करते जा रहे हैं, जिसके तहत इजरायली सेना ने फलस्तीनियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने गजा सिटी में रहने वाले लाखों लोगों को शहर छोड़कर दक्षिणी भाग में बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग अपना घर शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल इजरायली सेना गजा पट्टी के इस सबसे बड़े शहर को खाली करवाकर वहां पर हमास के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना चाहती है। यही वो क्षेत्र है जिस पर 23 महीने की इस लड़ाई में अब तक इजरायली सेना पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। हालांकि सेना की इस आक्रामक कार्रवाई के चलते बाहरी इलाकों के ज्यादातर लोगों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन शहर के मध्य भाग में अभी भी लाखों लोग मौजूद हैं, जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है। पिछले 23 महीने से जारी इस लड़ाई में इजराइल के हमलों में 64,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसे लेकर अलग अलग देश इजराइल की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कई शहरों में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन में भी कई लोग सड़कों पर उतर आए जब फलस्तीन एक्शन नाम के समूह पर बैन लगा दिया गया। सेंट्रल लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लिए इसका विरोध करते दिखाई दिए। इन तख्तियों पर लिखा था, मैं बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने वाली इस कार्रवाई का विरोध करता हूं। मैं फलस्तीन एक्शन का समर्थन करता हूं। गौरतलब है कि ब्रिटेन सरकार ने जुलाई में टेररिज्म एक्ट के तहत फलस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बार प्रदर्शन में शामिल हुए 425 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि इजरायली हमलों के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे चंद्र ग्रहण और चांद के रंग की। तो 7 सितंबर 2025 की रात को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जब हमारी धरती, सूरज और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसमें बीच में धरती होती है। तब धरती की परछाई चांद पर पड़ती है और सूरज की रोशनी चांद तक पहुंच नहीं पाती। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये आज रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर 1:26 तक चलेगा। आज का ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसका मतलब है कि धरती की परछाई पूरे चांद को ढक लेगी। इस समय चांद का रंग लाल हो जाता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। ये तो थी चांद के लाल रंग की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद और भी रंगों में दिखाई देता है? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो लाल चांद यानी ब्लड मून, जैसे कि हमने अभी बात की, चंद्र ग्रहण के समय धरती का वायुमंडल सूरज की लाल रोशनी को चांद तक पहुंचाती है, जिससे वो लाल रंग का दिखता है। इसके अलावा नारंगी या पीला चांद भी होता है। जब चांद सुबह या शाम को क्षितिज यानी हॉरिजन के पास होता है, तो सूरज की रोशनी को हमारे वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इससे नीली रोशनी बिखर जाती है और सिर्फ नारंगी या पीली रोशनी ही हम तक पहुंच पाती है। इसके अलावा नीला चांद भी दिखाई देता है, जिसे आप ब्लू मून कहते हैं। ये मून बहुत ही रेयर होता है। जब वायुमंडल में कुछ खास तरह के कण जैसे ज्वालामुखी की राख या धुआं मौजूद होते हैं, तो वो लाल रोशनी को सोख लेते हैं और नीली रोशनी को बिखेर देते हैं, जिससे चांद नीला दिखाई देता है। और एक होता है सफेद चांद। जब चांद आसमान में ऊंचा होता है और वायुमंडल साफ होता है, तो उसकी रोशनी बिना बिखरे हम तक पहुंचती है। इस वजह से वो हमें सफेद या चांदी जैसा दिखाई देता है। चांद को इस रंग में हम अमूमन रोज ही देखते हैं। ये तो थी चांद के अलग अलग रंगों की बात। अगर आप आज की रात का लाल चांद यानी ब्लड मून देखना चाहते हैं, तो अपनी दूरबीन लेकर तैयार रहिए। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।